हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स। बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स। नेचर में अगर आप नज़र डालते हैं तो कई जगह आपको पैटर्न्स नज़र आएगी। आप अगर हनी कॉम्ब का एग्जाम्पल लेते हैं तो हनी कॉम्ब में जो होल्स होते हैं वो छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप के बने हुए होते हैं। मक्के का भूटा जिसको आप भून कर खाते हैं, उस पर भी अगर आप देखेंगे तो उसके जो सीड्स हैं वो सीधी लाइन में अरेंज्ड होते हैं। कई सारे प्लांट्स में उसके सीड्स का अरेंजमेंट, जैसे अगर आप सनफ्लावर का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके सेंटर में वो जो सीड्स अरेंज्ड होते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो स्पाइरल शेप में अरेंज्ड होते हैं। आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हर सीड के लिए नेचर ने एक सीटिंग अरेंजमेंट बना के रखी है और उस अरेंजमेंट पे जाकर वो सीड बैठा हुआ है, और ये स्पेसिफिक शेप स्पाइरल शेप में अरेंज्ड होते हैं। इवन लीव्स, इवन द पेटल ऑफ फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करती है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने मिलते हैं जिसमें जुड़े हुए नंबर्स जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बच्चे, सबसे पहले हम ये हॉर्स शू नेल्स वाला एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चे, इसमें एक घोड़ा बेचने वाला है और एक खरीदार उसके पास घोड़ा खरीदने के लिए आता है। वो सारे घोड़े देखता है और फिर एक अच्छे से घोड़े को वो पसंद करता है, और फिर उसके दाम के बारे में दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन होता है और ये तय होता है कि घोड़े वाला जो है वो ₹200 में घोड़ा जो है वो बेचेगा। खरीदने वाला जो है वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि आज तो मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया हूँ, कल मैं ये पैसे लेकर आऊँगा, घोड़ा खरीद के जाऊँगा, जब तक आप इस घोड़े को किसी और को नहीं देना। नेक्स्ट डे वो आता है, लेकिन आकर घोड़े वाले को वो कहता है कि सॉरी, मैं ये घोड़ा नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं खरीदना चाहता। अब जो घोड़े वाला है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, वो बातों बातों में उसके मन की बात समझ जाता है और उसे पता चलता है कि ये घोड़ा उसको महंगा लग रहा है, इसलिए वो उसको एक ऑफ़र देता है। वो कहता है कि ठीक है, आप घोड़ा मत खरीदिए, घोड़ा मैं आपको फ्री में दे दूँगा, लेकिन आप जो हॉर्स शू के नेल्स है वो खरीद लीजिए। मेरे घोड़े के 4 जो शू है उसमें हर एक में 2-2 नेल्स है, तो टोटल 8 नेल्स जो है वो आप खरीद लीजिए, घोड़ा मैं आपको फ्री में दे दूँगा। ये सुनकर खरीदार जो है वो खुश हो जाता है और पूछता है कि ठीक है, आप किस दाम पे मुझे नेल्स देंगे। तो घोड़े वाला उसको कहता है कि फर्स्ट नेल जो है उसका आपको मुझे सिर्फ ₹1 देना है, और बाकी नेक्स्ट जो आप जैसे जैसे खरीदते जाएंगे आपको उसकी कीमत जो है वो डबल करती जानी है। यानी कि फर्स्ट नेल का आप मुझे ₹1 देंगे, सेकेंड नेल का 1 का डबल यानी ₹2 देंगे, थर्ड का 4 एंड सो ऑन। खरीदने वाले को ये डील अच्छी लगती है और वो जो है वो ऑफ़र मान लेता है, फ्री में घोड़ा खरीदने का वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब बच्चों, आपको तय करना है कि इसमें किसका फ़ायदा हुआ। मेरा इंटरेस्ट तो इस बात में है कि ये जो सारे नंबर्स मिले वो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हाउ मेनी स्क्वायर्स। बच्चों, आप देखिए कि यहाँ मैंने एक यूनिट, अगर यूनिट स्पेसिफिक हम ले लेते हैं सेंटीमीटर,
तो ये 1 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला स्क्वायर है। अब अगर हम 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला स्क्वायर लेते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर वाले कितने यूनिट स्क्वायर्स होंगे, वो अगर हमें पता करना है तो हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ हमें 1 2 3 4 यूनिट स्क्वायर्स जो है वो 4 मिलेंगे, यानी कि 2 स्क्वायर। अगर हम 3 यूनिट्स वाला या तो 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें यूनिट स्क्वायर जो है उसकी संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 स्क्वायर मिलेगी। और ये जो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर हम अगर लिखते हैं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट लेंथ वाला अगर आप स्क्वायर लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर विल बी 16, तो 4 स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चों, और ये एग्जाम्पल जो है उसको पॉपुलरली रैबिट पॉपुलेशन प्रॉब्लम कहा जाता है और आपकी टेक्स्ट बुक में वो समझाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए उसको खास कंसिडर किया है। आपको समझाने के लिए मैंने आई और एम, रैबिट तो मैंने यहाँ नहीं ड्रॉ किए हैं, लेकिन आई और एम ऐसे 2 नोटेशन रखे हैं। आई का मतलब है इमैच्योर पेयर ऑफ रैबिट्स एंड एम का मतलब है मैच्योर पेयर ऑफ रैबिट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ कुछ एजम्पशन भी हमने की है, टोटल 4 एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशन हमारी ये है कि पेयर ऑफ रैबिट जब फर्स्ट मंथ में मैच्योर नहीं होती है, लेकिन सेकेंड मंथ में वो मैच्योर हो जाती है और वो 1 मोर पेयर ऑफ रैबिट को जन्म दे सकती है। ये हमारी फर्स्ट एजम्पशन कि वो सेकेंड मंथ में मैच्योर हो जाती है। दूसरी एजम्पशन हमारी ये है कि एवरी टाइम वो पेयर ऑफ रैबिट्स को ही बर्थ देती है जिसमें 1 मेल और 1 फीमेल होते हैं। थर्ड एजम्पशन हमारी ये है कि मैच्योर होने के बाद जब वो बर्थ देना शुरू करते हैं तो एवरी मंथ वो 1 पेयर ऑफ रैबिट्स को बर्थ देते हैं। और लास्ट एजम्पशन हमारी ये है कि जितने भी पेयर्स बर्थ लेते हैं वो सारे सरवाइव होते हैं, रैबिट्स जो है वो किसी की भी डेथ नहीं होती है। इतनी एजम्पशन के साथ, और ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है बच्चों, आप इंटरेस्ट से समझिए। इतनी एजम्पशन के बाद अब हम ये बात समझते हैं। देखिए, शुरू करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मंथ में 1 पेयर ऑफ रैबिट्स है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 साल बाद टोटल कितनी पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे। फर्स्ट मंथ में शुरू करने के लिए हमारे पास 1 पेयर ऑफ रैबिट है। मैंने आई लिखा है, दैट डिनोट्स द पेयर ऑफ रैबिट्स, लेकिन इमैच्योर। फर्स्ट मंथ में वो इमैच्योर है और हमारे पास इसलिए 1 पेयर ऑफ रैबिट है। सेकेंड मंथ में वो मैच्योर हो जाती है, इसलिए मैंने एम लिखा है, और वहाँ भी सेकेंड मंथ में भी हमारे पास 1 पेयर ऑफ रैबिट्स है। लेकिन सेकेंड मंथ के बाद वो जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए थर्ड मंथ में ये जो मैच्योर पेयर ऑफ रैबिट है वो 1 पेयर ऑफ रैबिट को बर्थ देंगे, लेकिन वो इमैच्योर होगा। इसलिए थर्ड मंथ में अब हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ रैबिट होंगे, एक मैच्योर एक इमैच्योर, सो 2 पेयर्स ऑफ रैबिट्स। 4 मंथ में क्या होगा, ये मैच्योर जो है, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया है कि एक बार रिप्रोड्यूस करना शुरू किया तो एवरी मंथ वो रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये जो मैच्योर पेयर ऑफ रैबिट्स है वो 1 इमैच्योर पेयर ऑफ रैबिट्स को बर्थ देंगे, और ये इमैच्योर है वो मैच्योर हो जाएंगे। इसलिए 4 मंथ में हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ रैबिट्स होगी।
5th मंथ में क्या होगा, देखिए यहाँ 4th मंथ में हमारे पास 2 मैच्योर पेयर्स थी, तो ये 2 जो है वो 2 नई पेयर को बर्थ देंगे और ये एक जो इमैच्योर पेयर थी वो मैच्योर हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास 1 2 3 4 5 पेयर्स ऑफ रैबिट्स होंगे। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि ये जो 3 मैच्योर पेयर ऑफ रैबिट्स है 1 2 3, वो 3 नई पेयर को बर्थ देंगे और ये जो 2 इमैच्योर है वो मैच्योर हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप चलते हैं तो 7th मंथ में आपके पास 13 पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे और ये जो अब नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट्स इन एवरी मंथ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 1 1 2 3 5 8 13, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी जब ये चारों पैटर्न्स के बारे में समझा रही हूँ मैं, तो मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में डिटेल्स में, आप अभी इतना समझ के रखिए। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में एनुअल फंक्शन होने वाला है और उस एनुअल फंक्शन के दौरान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने वाला है और 1st से लेकर के 8th स्टैंडर्ड के जो टॉपर्स हैं उनको प्राइज़ देना है। तो क्राइटेरिया तय किया जाता है कि भाई कैश प्राइस देना है तो क्या अमाउंट हम तय करें। तो ये तय होता है कि 1st स्टैंडर्ड जो है उसके टॉपर को हम 200 रुपीज़ से शुरुआत करेंगे कैश प्राइस और फिर एवरी स्टैंडर्ड में हम 50 रुपीज़ जो है वो बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 2nd स्टैंडर्ड के टॉपर को 250 रुपीज़ कैश प्राइस मिलेगा, 3rd स्टैंडर्ड को 300 रुपीज़ और ऐसे करते करते 8th स्टैंडर्ड में जो टॉपर है उसको 550 रुपीज़ कैश प्राइस मिलेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हुई है। वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेडर और लेडर में आप ये जो रग्स देखेंगे यहाँ 4 स्टेप्स है और ये जो है ये जगह है जहाँ हम पैर रखते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो इस रग की हम सपोज़ मानते हैं कि लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसकी 13, इसकी 11 और 9, 2-2 सेंटीमीटर कम होती जा रही है। बेस ब्रॉड रखने से बैलेंस अच्छा होता है। तो अगर इस लेंथ्स को हम लिखते हैं तो 15, 13, 11, 9, यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो हो रही है। एवरी नंबर इज़ डिक्रीजिंग बाय 2 यूनिट्स। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें पैटर्न्स फॉलो होती है। अब देखिए एक के बाद एक, ये जो हॉर्स शू नेल्स वाले नंबर्स थे हमारे पास 1, 2, 4, 8 वगैरह, उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। देखिए हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रेशियो ले रहे हैं, मतलब 2/1 यानी 2/1, 3/2 यानी 4/2, 4/3 यानी 8/4 और इस तरह से आप अगर चलेंगे तो ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। मतलब हर एक में आप देखेंगे कांस्टेंट रेशियो इज़ 2 और ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, लेकिन हम उसका डिटेल स्टडी नहीं करने वाले हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, ये एक स्पेशल प्रोग्रेशन है, मतलब जहाँ हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इसके नेक्स्ट टर्म अगर आपको पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर वगैरह। ओके, सो दिस इज़ अ स्पेशल प्रोग्रेशन। थर्ड जो हमने रैबिट वाली बात की, रैबिट वाली बात में देखिए ये जो नंबर्स है उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट 2 नंबर्स तो 1 1 है, लेकिन उसके बाद थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ये नंबर जो है वो आगे वाली 2 टर्म्स का सम है। देखिए 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, 2 + 3 इज़ 5, 3 + 5 इज़ 8, 5 + 8 इज़ 13 एंड सो ऑन। तो बच्चों ऐसी सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस कहते हैं,
और उसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। नेचर में कई जगह हमें फिबोनाची सीक्वेंस देखने मिलती है। अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई सीक्वेंस होती है। हमारे इंटरेस्ट की जो बात है वो ये है, देखिए ये एनुअल प्राइस वाली जो बात थी उसमें अगर आप देखेंगे तो हर नंबर उसकी प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने से मिला है, और जो हम ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर है। देखिए, अच्छा इसमें ध्यान ये रहना चाहिए कि फर्स्ट नंबर तो रैंडमली आता है, लेकिन उसके बाद देखिए ये सेकंड टर्म कैसे मिली हमें, फर्स्ट टर्म में 50 ऐड करने से। थर्ड टर्म कैसे मिली, सेकंड टर्म में 50 ऐड करने से। मतलब अगर आप देखें तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उनका डिफरेंस फिक्स है एंड दैट इज 50 कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप ये लैडर वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें भी 15 13, इसलिए अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 13 माइनस 15 विल बी 2, सॉरी -2। 11 माइनस 13 भी -2, 9 माइनस 11 भी -2, यानी कि ये जो डिफरेंस है, और यू कैन से कि -2 इज बीइंग एडेड इन एवरी टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म 15 से शुरू करके -2 ऐड करते करते हम नेक्स्ट टर्म्स जो है वो लाते जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो बच्चों अब हमारा जो मेन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमें बात करनी है वो हमें मिल गया। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हमें देखने हो तो हमने ये जैसे एक लिस्ट ऑफ टर्म्स, अब बच्चों ये जो नंबर्स हैं हम उसको टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ मैंने लिस्ट ऑफ टर्म्स लिखा है 1 3 5 7, और आप आसानी से बता देंगे कि नेक्स्ट टर्म्स हमारी जो क्या होगी 9 11। यहाँ अगर आप देखते हैं तो 5 5 5 5, सो आप मान सकते हैं कि 0 इज बीइंग एडेड एवरी टाइम। सो इसकी सारी जितनी भी टर्म्स आप लिखें सब 5 5 5 होगी। यहाँ 10 9 8 7, सो 6 5। यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रही है एंड एवरी फर्स्ट टर्म तो 10 है, लेकिन उसके बाद सारी टर्म्स जो है वो -1 ऐड करके, प्रीवियस टर्म में -1 ऐड करके निकाली जाती है। सो ये सारे ही जैसे 1 2 3 4 5, ये जो मैंने टिक मार्क किए ये सारे ही एग्जाम्पल्स है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स इन विच every term other than the first term, every term is obtained by adding some constant number in previous term. Okay, फर्स्ट टर्म जो है वो रेंडमली आती है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिलती है। ऐसे प्रोग्रेशन को हम, या तो ऐसे लिस्ट ऑफ टर्म्स को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ मैंने बताया है बच्चों कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है उसको हम अब कुछ जब हमें उसका स्टडी करना है तो कुछ नोटेशन, उसका जनरल फॉर्म, ये सब हमें देख लेना पड़ेगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट है, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स का जो लिस्ट है, उसमें हम हर नंबर को टर्म कहेंगे, TERM। फर्स्ट टर्म, किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस, जैसे देखो बच्चों यहाँ कॉमन डिफरेंस 50 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस -2 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस +2 है। कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो वगैरह। यहाँ जो है कॉमन डिफरेंस इज 0, यहाँ कॉमन डिफरेंस इज -1 वगैरह।
तो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और अगर इस तरह हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करें और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, देखिए अगर हम इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें 200, 250, 300 वाले की, तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो a है और a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 200 और कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो 50 है, यानी कि सेकेंड टर्म हमारी a प्लस डी है 200 प्लस 50। थर्ड टर्म इस टर्म में 50 ऐड करने से मिलती है, यानी कि a प्लस डी यानी कि a प्लस 2d। फोर्थ टर्म जो है वो इस टर्म में d ऐड करने से मिलती है, यानी कि a प्लस 3d, लाइक दिस। यानी कि जनरल फॉर्म जो है ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ओके, अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने जो पहले लिया था 1, 3, 5, 7 वगैरह, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोग्रेशन है उसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ सकती है, क्योंकि वो इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। सो ऐसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर जैसे हमने ये लैडर का एग्जाम्पल लिया, तो अब इस लैडर में तो 4 ही स्टेप्स है, तो आपको इस प्रोग्रेशन में 4 ही टर्म्स मिलेगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ भी जैसे 8 स्टैंडर्ड तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कूल लाइफ की हम बात करते हैं तो 12 स्टैंडर्ड तक, यानी 12 टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम। सो वो भी एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों, इतनी समझ हमारे पास अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब आ गई है, तो हम आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है उसको बहुत आसानी से समझ कर सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका जो कंसेप्ट है वो भी और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। मुझे लगता है अब इसको भी मिटा ही देते हैं। ओके, देखिए एक्सरसाइज 5.1। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ओके बच्चों, आपको 4 सिचुएशंस दी है और अब हमें तय करना है कि कौन सी सिचुएशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 4-5 सिचुएशन देखी थी, सब में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहे थे, लास्ट 2 में ही बन रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें देखना है कि किस सिचुएशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं, और अगर हाँ कहते हैं कि यहाँ बन रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन हमें देना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 1। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। देखिए बच्चों, टैक्सी फेयर की बात है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए
fare for first kilometer is ₹15। और फिर कहा जाता है कि फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर ₹8 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स क्या होगा, तो 15 + 8 एंड दैट इज ₹23। ओके, फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स क्या होगा, तो ₹23 + 8 यानी 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स क्या होगा, तो 31 + 8 यानी 39। यानी कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, अगर इस नंबर्स को हम इस तरह से अरेंज करें 15, 23, 31, 39, जितने भी किलोमीटर्स आप चले, तो आप देखेंगे कि इस टर्म में आप देखिए आपकी फर्स्ट टर्म तो ए है और डिफरेंस यानी 23 - 15 दैट इज 8, 31 - 23 ये भी 8, 39 - 31 ये भी 8, यानी कि डिफरेंस जो है वो कॉमन है, कांस्टेंट रह रहा है, एंड देयरफॉर इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखिए बच्चों, सिलेंडर में से एयर जो है उसको निकाला जा रहा है, उसको वैक्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ये मतलब एवरी टाइम आफ्टर एवरी अटेम्प्ट सिलेंडर में कितनी एयर होगी उस संख्या का हमें अरिथमेटिक लिस्ट बनाना है और फिर चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमारे पास इतना वॉल्यूम है वी वॉल्यूम जितनी एयर उस सिलेंडर में है। अब पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी फर्स्ट टाइम में जब हम वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे तो इसकी 1/4 एयर जो है वो निकल जाएगी, इसलिए बचेगी कितनी, 3/4 ऑफ वी, राइट। ओके, ये यानी कि लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विल बी लेफ्ट एयर लेफ्ट in cylinder after first time। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्या होगा, उसने कहा कि बची हुई जितनी भी सिलेंडर में बची है उसका 3/4, तो सेकेंड टाइम में 3/4 ऑफ 3/4 इतनी एयर बचेगी, 1/4 निकल जाएगी, सो 3/4 ऑफ 3/4 जो एयर है वो बचेगी, सो दैट विल बी 3/4 स्क्वायर ऑफ वी। थर्ड टाइम में इसकी 1/4 निकल जाएगी यानी 3/4 बचेगी, सो थर्ड टाइम में 3/4 ऑफ 3/4 स्क्वायर वी यानी 3/4 क्यूब वी। यानी कि अगर सिलेंडर में कितनी एयर बची उसका अगर आप लिस्ट बनाते हो तो 3/4 ऑफ वी, 3/4 स्क्वायर ऑफ वी एंड 3/4 का क्यूब ऑफ वी एंड सो ऑन, राइट। और अगर आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो रेशियो इक्वल रहेगा, लेकिन आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो इट विल नॉट बी इक्वल, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप दिखा सकते हैं
ओके, एक और हम वो समझ लेते हैं कि जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी ए फर्स्ट टर्म ए है, लेकिन बाद में एन टर्म्स अगर है तो उसको हम A1, A2, A3 इस तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आप निकाल कर देख सकते हैं, दोनों डिफरेंट आएंगे और आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. ओके, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जैसे खड्डा खोदना है तो 1 मीटर की डिगिंग के लिए आपको 150 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। कितना होगा? ₹150। और फिर कहा है कि एवरी मीटर के लिए ₹50 बढ़ता जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर क्या होगा? तो 150 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल टू ₹200। ये तो बच्चों आसान है, आप समझ सकते हैं। यहाँ होगा ₹250। और इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो लिस्ट ऑफ टर्म्स क्या बनेगा? 150, देन 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए A2 माइनस A1 आप करेंगे तो 200 माइनस 150 दैट इज़ 50। A3 माइनस A2 करेंगे तो 250 माइनस 200 दैट इज़ 50 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। कंपाउंड इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी कि देखिए बच्चों, प्रिंसिपल हमारा है ₹10,000 एंड R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। और एवरी ईयर अमाउंट क्या है बैंक में वो हमें देखना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, A इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 raised to N, where N is the number of years। कैपिटल N डाल सकते हैं, ठीक है। एंड therefore अमाउंट होगा 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 1, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, राइट। सो ये हो जाएगा, ये 10,800 मैंने कैलकुलेट किया था, ₹10,800 और उसमें सेकेंड में 11,664 ऐसे कुछ आता है। ओके, 11,000। ओके, ये दिस विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ओके, सेकेंड ईयर के लिए बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर का वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हर साल ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। सो फॉर सेकेंड ईयर A will be equal to 10,800 into 1 plus 8 upon 100 raised to 1, और ये होता है 11,664, ऐसे ही कुछ मैंने निकाला है, ठीक है। सो ये अमाउंट होता है सेकेंड ईयर के लिए।
उसी तरह आप थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करें। और अगर आप देखेंगे तो अमाउंट एट दी, देखिए बिगिनिंग में 10,000 है, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट आपका होगा 10,800, या आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 10,000 इंटू 1 प्लस 1.08, फिर आपका होगा 10,800 इंटू 1.08, और इस तरह से ये चला जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं बच्चों कि जब प्रिंसिपल आपका बदलता जा रहा है तो इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, और इसलिए एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करके, जैसे यहाँ मैंने निकाल के दिया है, सो यहाँ A2 माइनस A1 तो 800 हो जाएगा, और यहाँ दिस माइनस दिस करके देख लीजिए, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 800। तो ये जो आंसर मिलेगा वहाँ से आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इतना करने के बाद क्वेश्चन 2 जो है बच्चों बहुत आसान है, इसलिए वो करके हम आज का काम ख़त्म करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो देखिए बच्चों, काम बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 का हम जैसे सेकेंड लेते हैं, A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। कितना आसान है, देखिए आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स कहा है ना, सो सारी देखिए D तो 0 है, मतलब कुछ ऐड या माइनस आपको करना ही नहीं है। सो ऑल द टर्म्स विल बी -2 -2 -2 -2। थर्ड तो इजी है, फिफ्थ देख लेते हैं। फोर्थ भी फ्रैक्शन है, चलो फोर्थ देखते हैं, फिर फिफ्थ करके काम ख़त्म करेंगे। 4 में आपका A है -1 एंड D इज़ 1/2। ओके, सो फर्स्ट टर्म तो आपकी 1 हो जाएगी। सेकेंड टर्म में -1 प्लस 1/2। ओके, सो ये -1 प्लस 1/2 यानी 1/2। थर्ड टर्म में 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, और फोर्थ टर्म में 1 प्लस 1/2 प्रीवियस टर्म में ऐड होता जाता है। सो 1 प्लस 1/2 -1 -1/2 हुआ, माइनस प्लस ये 0 हुआ, और 0 प्लस 1/2 यानी 1/2। ओके, फिर से ये क्लियर है ना बच्चों। A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। सो फर्स्ट टर्म आपकी -1, सेकेंड टर्म विल बी -1 प्लस 1/2 यानी -1/2। थर्ड टर्म में आप इसमें 1/2 ऐड करेंगे, सो -1/2 प्लस 1/2 तो 0, और फोर्थ टर्म के लिए आप ये जो थर्ड टर्म है उसमें 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2। ओके, फिफ्थ देखते हैं। What is your A and what is your D? -1.25 and D is -0.25। देखिए बच्चों, दोनों माइनस है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी -1.25 होगी, सेकेंड टर्म के लिए -1.25 प्लस -0.25। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी फर्स्ट टर्म तो आपकी यही रहेगी, लेकिन सेकेंड टर्म आपकी होगी -1.25 -0.25, यानी क्या आएगा बच्चों, -1.5। तो ये -1.5 आप यहाँ लिखेंगे। ओके, -1.5 प्लस -0.25
यानी -1.5 -0.25 कर भी सकते हो। देखिए दोनों को ऐड करके फिर माइनस साइन दे देंगे, माइनस माइनस प्लस है तो। सो 1.5 और ये 0.25, ये 0 होगा, 5 7 1.75 और साइन माइनस होगी। सो -1.75 आपकी थर्ड टर्म होगी। और इसमें फिर आपको और 0.25 ऐड करना है। सो -2 यानी -1.25 -1.5 -1.75 एंड -2। ये जो है वो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म -1.5 थी और कॉमन डिफरेंस -0.25 था। तो बच्चों इसके साथ अब हम ये आज का क्लास कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो वो कर दीजिए शुरू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।